मैडम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। जब हम जैसे बड़े बड़े टीचर इस सवाल को हल नहीं कर पाए, तो ये गरीब फटे कपड़े पहना हुआ कचरा बिनने वाला इसे कैसे सही कर देगा? अरे जाकर कचरा बिन। ये तेरी बस की बात नहीं है। जिस बच्चे को देखकर लोग कचरे वाला समझकर दूर भागते थे, उसी 10 साल के बच्चे ने वह गणित का सवाल हल कर दिया, जिसे आईआईटी के टॉप प्रोफेसर भी 20 साल से नहीं सुलझा पाए थे। लेकिन जब प्रोफेसर आदित्य शर्मा ने उस बच्चे के हाथ देखे, तो उनकी दुनिया हिल गई। उन हाथों पर वही निशान था जो उनके खोए हुए बेटे के हाथ पर था। आखिर कौन था यह रहस्यमय बच्चा, और क्यों लड़के को देखकर प्रोफेसर के होश उड़ गए? सुबह के 6 बजे थे और दिल्ली का सबसे महंगा सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल अपनी चमकदार दीवारों के साथ खड़ा था। यहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। स्कूल के गेट पर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी की कतार लगी रहती थी। इस स्कूल की फीस इतनी ज्यादा थी कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे यहां सपने में भी दाखिला नहीं ले सकते थे। लेकिन आज कुछ अलग था। स्कूल की मुख्य दीवार के बाहर कूड़े के ढेर के पास एक 10 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम अमित था, लेकिन यह नाम उसे किसने दिया था, यह वह खुद भी नहीं जानता था। उसके कपड़े इतने फटे और गंदे थे कि लोग उसे देखते ही अपनी नाक पर रुमाल रख लेते थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी और कूड़े के निशान थे। उसके पैरों में एक हरी और एक नीली चप्पल थी, जो शायद किसी कूड़े के डिब्बे में मिली होंगी। उसकी टी शर्ट में इतने छेद थे कि वह एक जाली की तरह लग रहा था। पैंट की हालत भी कुछ खास नहीं थी, घुटनों से फटी हुई और धूल से सनी हुई। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आसमान के तारे रात में चमकते हैं। वे आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं और एक गहरी बुद्धिमत्ता छुपाए हुए थी। जब वह कुछ देखता था तो उसकी आंखें इस तरह चमकती थीं, जैसे वे हर चीज के अंदर छुपे हुए राज को समझने की कोशिश कर रही हों। अमित रोजाना यहाँ आता था कूड़ा बिनने के लिए। उसे प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे और कागज इकट्ठे करके रद्दी वाले को बेचने पड़ते थे, ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। वह बहुत मेहनती था और सुबह 5 बजे से ही अपना काम शुरू कर देता था। वह जानता था कि स्कूल के बच्चे आने से पहले ही उसे अपना काम खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो चौकीदार उसे भगा देगा। वह कहां से आया था, उसके माता पिता कौन थे, यह किसी को नहीं पता था। वह शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने बस अड्डे के पास रहता था, जहां बेघर लोगों की एक छोटी सी बस्ती थी। यहां टूटे फूटे तंबू, कार्डबोर्ड की झुग्गियां और प्लास्टिक की चादरों से बने घर थे। अमित का घर एक पुराने बस के मलबे के नीचे बना हुआ था। उसने पुराने कार्डबोर्ड, अखबार और प्लास्टिक की शीट से एक छोटी सी जगह बनाई थी, जहां वह सो सकता था। बारिश के दिनों में पानी टपकता रहता था और सर्दियों में ठंड से कांपना पड़ता था। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह अक्सर जमीन पर लकड़ी के टुकड़े से अजीबोगरीब निशान बनाता रहता था। कभी वह राख से जमीन पर कुछ लिखता, कभी पत्थर के छोटे टुकड़ों से पैटर्न बनाता। लोगों को लगता था कि वह मानसिक रूप से परेशान है। वे नहीं जानते थे कि वे निशान गणित के सूत्र थे। अमित को नहीं पता था कि गणित क्या होती है। उसने कभी स्कूल की दहलीज भी नहीं लांघी थी, लेकिन उसका दिमाग संख्याओं की एक अजीब भाषा समझता था। जब वह कूड़े के ढेर में काम करता था, तो उसे बोतलों की संख्या में पैटर्न दिखाई देते थे। वह देखता था कि कैसे चीजें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो सकती हैं। जब वह आसमान देखता था, तो तारों की स्थिति उसे किसी गुप्त संदेश की तरह लगती थी। उसे लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड एक विशाल गणितीय समीकरण है। चांद के आकार बदलने में भी उसे एक पैटर्न दिखाई देता था। जब बादल आकाश में अलग अलग आकार बनाते थे, तो वह उनमें ज्यामितीय आकृतियां देखता था। स्कूल के अंदर आज खास हलचल थी। प्रोफेसर आदित्य शर्मा दिल्ली के सबसे नामी गणितज्ञों में से एक थे। वे आईआईटी दिल्ली से पढ़े थे और उन्होंने अमेरिका के एमआईटी में भी काम किया था। उनके पास गणित में पीएचडी की डिग्री थी और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में कई शोध पत्र प्रकाशित किए थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। 8 साल पहले उनका 2 साल का बेटा एक मेले में खो गया था। उसका नाम भी अमित था। वह दिन आदित्य शर्मा की जिंदगी का सबसे काला दिन था। मेले की भीड़ में एक पल में ही उनका छोटा सा बेटा गायब हो गया था। प्रोफेसर आदित्य शर्मा और उनकी पत्नी आरती शर्मा ने हर जगह तलाश किया था। पुलिस, मीडिया, प्राइवेट जासूस, सबकी मदद ली थी। उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे। हर धर्म स्थान पर मन्नत मांगी थी। अखबारों में विज्ञापन दिए थे,
टीवी चैनलों पर अपील की थी, लेकिन अमित का कोई निशान नहीं मिला था। इस दुख ने प्रोफेसर को इतना कठोर बना दिया था कि वे अब बच्चों से प्यार से बात भी नहीं करते थे। पहले वे बहुत मिलनसार और हंसमुख थे, छात्रों के साथ मजाक करते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे, लेकिन अब वे सिर्फ अपने काम में डूबे रहते थे। वे सिर्फ गणित में खुद को डुबो देते थे और दिन रात कठिन सवालों को हल करने में लगे रहते थे। उनका मानना था कि गणित ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उन्हें उनके दुख से राहत दे सकती है। संख्याओं की दुनिया में वे अपना सब कुछ भूल जाते थे। आज प्रोफेसर आदित्य शर्मा एक खास चुनौती लेकर आए थे। वह एक ऐसा सवाल था जिसे वे पिछले 20 साल से हल करने की कोशिश कर रहे थे। यह सवाल फॉर्मेट के अंतिम प्रमेय और क्वांटम गणित के सिद्धांतों को जोड़ता था। इसे अंतर्राष्ट्रीय गणित समुदाय में शर्मा का असंभव समीकरण के नाम से जाना जाता था। प्रोफेसर आदित्य शर्मा ने इस सवाल पर अपनी पूरी जवानी लगा दी थी। उन्होंने इसके लिए दुनिया भर के गणितज्ञों से सहयोग मांगा था। कई बार लगता था कि वे समाधान के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती थी। यह सवाल उनके लिए सिर्फ एक गणितीय समस्या नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का मिशन बन गया था। दुनिया भर के गणितज्ञ इस सवाल को देखकर हैरान रह जाते थे। कुछ कहते थे कि यह असंभव है, कुछ का मानना था कि इसका समाधान अभी भी इंसानी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। लेकिन आदित्य शर्मा हार मानने को तैयार नहीं थे। आज वे इस सवाल को अपने सबसे होनहार छात्रों के सामने रखने जा रहे थे, ना कि उम्मीद में कि कोई इसे हल कर देगा, बल्कि इसलिए ताकि बच्चे समझ सकें कि गणित कितनी गहरी और रहस्यमय है। वे चाहते थे कि छात्र समझें कि गणित सिर्फ किताबों में लिखे सूत्र नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की भाषा है। कक्षा में सन्नाटा था। सभी बच्चे जानते थे कि जब प्रोफेसर आदित्य शर्मा इतने गंभीर मूड में आते हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है। आज उनका चेहरा और भी गंभीर लग रहा था। वे एक मोटी किताब और कुछ पुराने कागजों के साथ आए थे। कक्षा में 25 बच्चे बैठे थे। ये सभी स्कूल के सबसे प्रतिभाशाली छात्र थे। इनमें से कई के माता पिता बड़े व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी थे। ये बच्चे बचपन से ही सबसे अच्छी शिक्षा पा रहे थे। प्राइवेट ट्यूशन, ऑनलाइन कोर्स, महंगी किताबें, सब कुछ इनके पास उपलब्ध था। राहुल अग्रवाल क्लास का सबसे तेज छात्र था। उसके पिता एक बड़ी कंपनी के सीईओ थे। प्रिया सिंह गणित में हमेशा टॉप करती थी। उसकी मां एक आईएएस अधिकारी थी। अर्जुन मेहता का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज था। उसके पिता एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इन सभी बच्चों को लगता था कि दुनिया में कोई भी गणित का सवाल उनके लिए असंभव नहीं है। वे जानते थे कि प्रोफेसर शर्मा आज कुछ खास चुनौती लेकर आए हैं और वे सभी इसे हल करने के लिए तैयार थे। प्रोफेसर ने धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखना शुरू किया। पहले कुछ साधारण संख्याएं लिखी। बच्चों को लगा कि यह कोई आसान सा सवाल होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोफेसर आगे लिखते गए, सवाल जटिल होता गया। फिर जटिल चिन्ह आए, ग्रीक अक्षर, अजीबोगरीब प्रतीक और ऐसे संकेत जो सामान्य गणित की किताबों में नहीं मिलते। फिर ऐसे फार्मूले आए जो किसी दूसरी दुनिया की भाषा लग रहे थे। कुछ समीकरण इतने लंबे थे कि वे बोर्ड की एक पूरी लाइन घेर लेते थे। 15 मिनट तक वे लगातार लिखते रहे। बोर्ड पर लिखावट धीरे धीरे बढ़ती गई। कैलकुलस के अत्यंत जटिल फार्मूले, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, नंबर थ्योरी के गहरे सूत्र और टोपोलॉजी के रहस्यमय संकेत, सब कुछ मिलकर एक विशाल समीकरण बनाते जा रहे थे। जब वे रुके तो पूरा बोर्ड अजीबोगरीब निशानों से भर गया था। यह दिखने में किसी प्राचीन भाषा की लिपि जैसा लग रहा था। कुछ हिस्से में गणित के चिन्ह थे, कुछ में भौतिक विज्ञान के सूत्र और कुछ भाग में ऐसे प्रतीक थे जो किसी रहस्यमय कोड की तरह लगते थे। बच्चे हैरानी से देख रहे थे। राहुल अग्रवाल का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रिया सिंह की आंखें फैल गईं। अर्जुन मेहता ने अपना चश्मा उतारकर साफ किया और फिर से देखा, लेकिन वह सब कुछ वैसा ही था। कुछ को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह गणित है भी या कोई जादुई मंत्र। कुछ बच्चों को लगा कि शायद प्रोफेसर उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर शर्मा का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वे बिल्कुल गंभीर हैं। क्लास में बैठे 12वीं के छात्र विकास ने हिम्मत करके पूछा, सर, यह वाकई गणित का सवाल है? उसकी आवाज में शक और हैरानी दोनों थी। एक और छात्रा नेहा ने कहा, सर, हमने इतने कॉम्प्लेक्स सिंबल्स पहले कभी नहीं देखे हैं। यह कौन से लेवल का गणित है? प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, गर्व, चुनौती और उदासी का मिश्रण। उन्होंने कहा,
यह सवाल मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा देकर बनाया है। मैंने इस पर 20 साल काम किया है। दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों ने इसे देखा है। MIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर इसे समझने की कोशिश कर चुके हैं। कक्षा में और भी गहरा सन्नाटा छा गया। बच्चे समझ गए कि यह कोई मामूली सवाल नहीं है। प्रोफेसर ने आगे कहा, मैं चुनौती देता हूं कि अगर आप में से कोई भी इसे कल सुबह तक हल कर देगा तो मैं अपनी प्रोफेसरी छोड़ दूंगा और उसे अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल एक चुनौती नहीं है। यह गणित की दुनिया में आपका परिचय है उन रहस्यों से जो अभी भी अनसुलझे हैं। बच्चों को लगा कि प्रोफेसर का दिमाग खराब हो गया है। कौन अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाता है? लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि प्रोफेसर शर्मा को पूरा भरोसा है कि कोई भी इस सवाल को हल नहीं कर सकता। बाहर अमित कूड़े के ढेर में काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान क्लासरूम की खिड़की की तरफ था। उसने देखा कि आज कुछ अलग हो रहा है। आमतौर पर प्रोफेसर छात्रों के साथ बातचीत करते रहते थे, लेकिन आज सब बिल्कुल शांत थे। जब तक प्रोफेसर सवाल लिख रहे थे, अमित लोहे की जाली से चिपका हुआ उन्हें देख रहा था। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी, इसलिए वह बोर्ड पर लिखा जा रहा सवाल साफ देख सकता था। जैसे जैसे सवाल बोर्ड पर उभरता गया, अमित की आंखें चमकने लगीं। उसकी सांस तेज होने लगी, दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसे यह डरावना सवाल नहीं लग रहा था। उसे यह एक सुंदर कविता जैसा लग रहा था जो उसके दिमाग में संगीत बजा रही थी। अमित को लगा जैसे वह सवाल उससे बात कर रहा था। हर एक चिन्ह, हर एक संख्या उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसे पुकार रहा था जैसे कोई पुराना दोस्त मिलने के लिए बुलाता है। अमित को एहसास हुआ कि वह इस सवाल को समझ रहा है। हर निशान, हर संख्या उसे साफ दिखाई दे रही थी। जो चीजें दूसरों के लिए अजीबोगरीब प्रतीक लग रही थीं, वे उसके लिए एक स्पष्ट भाषा थीं। वह देख पा रहा था कि कैसे समीकरण का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ता है। उसे दिख रहा था कि कैसे नंबर्स का एक पैटर्न बन रहा है। उसके दिमाग में सॉल्यूशन के टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। लेकिन तभी स्कूल के चौकीदार सुरेश ने उसे देख लिया। सुरेश एक सख्त आदमी था जिसे गरीब बच्चों से नफरत थी। वह डंडा लहराते हुए अमित की तरफ आया। अरे, अब यहां से भाग जा गंदे, स्कूल को बदनाम कर रहा है। साहब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि यहां भिखारी आते हैं। सुरेश चिल्लाया। अमित भाग गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह सवाल उसके दिमाग में घर कर गया था। जैसे जैसे वह भागा, वह सवाल उसके सामने और भी स्पष्ट होता गया। वह अपनी जगह पहुंचकर बैठ गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी सवाल पर लगा हुआ था। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण गणित का सवाल नहीं है। यह कुछ बहुत बड़ा है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। रात के 11 बजे थे। शहर की रोशनियां धीरे धीरे बुझ रही थीं। दिल्ली की व्यस्त सड़कें अब खाली होने लगी थीं। ट्रैफिक की आवाजें कम हो रही थीं और रात की शांति फैलने लगी थी। लेकिन अमित की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी जगह पर लेटा हुआ था, एक पुराने बस स्टॉप के नीचे, जहां उसने अखबारों और कार्डबोर्ड के टुकड़ों से एक छोटा सा बिस्तर बनाया था। यह उसका घर था। अगर इसे घर कहा जा सकता हो तो। उसके पास ना कोई तकिया था, ना कंबल। ठंडी दिसंबर की रात में वह अपने फटे कपड़ों में ही ठिठुरता रहता था। उसके पास सिर्फ एक पुराना स्वेटर था जो किसी ने दान में दिया था, लेकिन वह भी कई जगह से छेदों वाला था। आज भी पेट में भूख के मरोड़ उठ रहे थे, क्योंकि उसे 2 दिन से सिर्फ एक सूखी रोटी मिली थी। वह रोटी भी एक धर्मशाला के बाहर मिली थी जो काफी कड़ी हो चुकी थी, लेकिन भूख में उसे वह भी स्वादिष्ट लगी थी। आसपास की झुग्गियों में कुछ और बेघर लोग रह रहे थे। रामू काका जो रद्दी का काम करते थे, सुनीता आंटी जो फूल बेचती थी, और कुछ और मजदूर जो दिन भर काम की तलाश में भटकते थे। रात में सभी अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए सो जाते थे, लेकिन भूख से भी ज्यादा तेज उसके दिमाग में वह सवाल गूंज रहा था। वे निशान, वे संख्याएं, वे फार्मूले, सब कुछ उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। जब भी वह आंखें बंद करता था तो वह पूरा बोर्ड उसे दिखाई देता था। उसे लगा जैसे वह सवाल उससे कह रहा हो, अमित, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आओ और मुझे हल करो। तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर यह शक्ति है। अमित चुपचाप उठा। उसने चारों तरफ देखा। आसपास सभी बेघर लोग सो रहे थे। कुछ शराब पीकर बेहोश पड़े थे, कुछ ठंड से कांप रहे थे, कुछ अपने सपनों में बड़बड़ा रहे थे। रामू काका की खर्राटे की आवाज आ रही थी। अमित ने अपने पैरों में वे अलग अलग रंग की चप्पलें पहनी। एक हरी चप्पल जो उसे एक कूड़ेदान के पास मिली थी, और एक नीली चप्पल जो किसी ने फेंकी थी। दोनों अलग अलग साइज की थीं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह सड़क पर निकल पड़ा। रात में दिल्ली की सड़कें
अलग ही रूप दिखाती थीं। दिन भर की गर्मागर्म जिंदगी अब शांत हो चुकी एक थी। यहाँ वहां कुछ देर से लौटने वाली कारें दिखाई देती थीं। कुछ ट्रक ड्राइवर अपनी लंबी यात्रा पर निकल रहे थे। सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। अमित तेजी से स्कूल की तरफ भागा। उसके दिल में एक अजीब सा जज्बा था। वह नहीं जानता था कि यह क्या है, लेकिन वह जानता था कि उसे वह सवाल हल करना है। जैसे यही उसकी जिंदगी का मकसद हो, जैसे इसी के लिए वह इस दुनिया में आया हो। रास्ते में उसे लगा कि कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके कदम भारी हो रहे थे। हवा तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति भी उसे वापस जाने के लिए कह रही हो। लेकिन वह रुका नहीं। स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि मुख्य गेट बंद था और चौकीदार सुरेश अपनी कुटिया में सो रहा था। उसकी खर्राटों की आवाज दूर से ही आ रही थी। गेट पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन अमित जानता था कि स्कूल की पिछली दीवार में एक जगह टूटी हुई थी, जहां से वह अक्सर कूड़ा उठाने घुसता था। वह चुपचाप उस जगह पहुंचा। दीवार में एक छोटा सा छेद था, जिससे वह मुश्किल से निकल सकता था। वह सावधानी से दीवार से होकर स्कूल के अंदर घुस गया। उसके कपड़े और भी फट गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसका पूरा दिमाग सिर्फ उस सवाल पर लगा हुआ था। स्कूल का बगीचा रात में बहुत डरावना लग रहा था। बड़े बड़े पेड़ों की छायाएं भूतों की तरह हिल रही थीं। हवा के साथ पत्तों की सरसराहट डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। कुछ जानवरों की आवाजें भी आ रही थीं, लेकिन अमित को कोई डर नहीं लग रहा था। वह सीधे उस कक्षा की तरफ गया जहां दिन में वह सवाल लिखा गया था। उसके कदम तेज और निश्चित थे, जैसे वह इस रास्ते को पहले से जानता हो। कक्षा की खिड़की खुली थी। रात की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अमित ने अंदर झांका। बाहर से स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जो सीधे ब्लैक बोर्ड पर पड़ रही थी। वह सवाल अभी भी वैसे ही लिखा हुआ था। प्रोफेसर ने इसे साफ नहीं किया था। शायद वे चाहते थे कि छात्र इसे कल फिर से देख सकें। अमित की सांस तेज हो गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह सवाल उसे बुला रहा है। वह खिड़की से अंदर कूद गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बोर्ड साफ दिखाई दे रहा था। चांद की रोशनी भी थोड़ी सी अंदर आ रही थी। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उत्साह से। वह टीचर की मेज के पास गया और वहां से एक चौक का टुकड़ा उठाया। वह चौक उसके गंदे खुरदरे हाथों में बहुत छोटी लग रही थी। पहले तो उसे लगा कि वह इसे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कभी चौक का इस्तेमाल नहीं किया था। अमित ने बोर्ड को देखा। प्रोफेसर आदित्य शर्मा का सवाल वाकई जटिल था, लेकिन अमित को यह जटिल नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह सवाल उसी के लिए बनाया गया हो। उसे समझ आ रहा था कि यहाँ समय और स्थान के बीच का रिश्ता छुपा हुआ है। यहाँ अनंत की गणना की गई है। यहाँ ऐसे सूत्र हैं जो ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाते हैं। यहाँ उन रहस्यों के जवाब हैं जिन्हें मनुष्य सदियों से खोजता आया है। अमित ने लिखना शुरू किया। पहले वह धीरे धीरे लिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका दिमाग काम करने लगा, उसकी रफ्तार बढ़ती गई। रात की चुप्पी में सिर्फ चौक की आवाज गूंज रही थी। खट खट खट। अमित लगातार लिख रहा था। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे, जैसे कोई जादू हो। वह भूल गया कि वह भूखा है। वह भूल गया कि वह एक कचरा बिनने वाला बच्चा है। वह भूल गया कि दुनिया उसे कैसे देखती है। इस वक्त वह सिर्फ एक गणितज्ञ था जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा था। उसके दिमाग में एक के बाद एक समाधान आते जा रहे थे। वह देख रहा था कि कैसे संख्याओं के बीच छुपे हुए पुल बन रहे हैं। वह देख रहा था कि कैसे गणित के नियम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे वह लिखता गया, बोर्ड पर एक अद्भुत तस्वीर बनती गई। वहां सिर्फ संख्याएं और फार्मूले नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण कलाकृति थी। हर लाइन, हर चिन्ह अपनी जगह पर सही था। पहले उसने मूल समीकरण को छोटे टुकड़ों में बांटा, फिर हर टुकड़े को अलग अलग तरीकों से हल किया। उसने कैलकुलस के एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उसने नंबर थ्योरी के गहरे सिद्धांतों को लागू किया। वह ऐसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कर रहा था जिन्हें पीएचडी के स्टूडेंट्स भी मुश्किल से समझ पाते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल जियोमेट्री, एल्जेब्रिक टोपोलॉजी, ऐसे विषय जो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में पढ़ाए जाते हैं। 4 घंटे बाद रात के 3 बजे अमित ने अपना काम पूरा किया। पूरा बोर्ड भर गया था। ऊपर से नीचे तक हर जगह समीकरण, फार्मूले और गणना लिखी हुई थी। बोर्ड दिखने में किसी कलाकार की मास्टरपीस जैसा लग रहा था। हर सेक्शन में अलग अलग तरीकों से प्रॉब्लम को अप्रोच किया गया था। कहीं जियोमेट्रिक मेथड्स का इस्तेमाल हुआ था, कहीं एल्जेब्रिक टेक्निक्स का।
सबसे नीचे एक छोटे से बॉक्स में अमित ने अंतिम उत्तर लिखा था। वह उत्तर इतना सरल था कि कोई भी हैरान रह जाता। इतने जटिल सवाल का जवाब था सिर्फ एक संख्या, एक ऐसी संख्या जो देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन उसमें पूरे ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए थे। अमित पीछे हटा और अपने काम को देखा। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी जो शायद उसे कभी खुशी के मौकों पर भी नहीं मिली थी। पहली बार उसे लगा कि उसने कुछ बहुत बड़ा किया है। वह जानता था कि उसने सिर्फ एक गणित का सवाल हल नहीं किया है, उसने एक ऐसे रहस्य का जवाब दिया है जिसे दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ भी नहीं समझ पाए थे। अमित ने चौक वापस मेज पर रख दी। उसके हाथ थक गए थे, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। वह एक बार फिर बोर्ड को देखता रहा, जैसे एक कलाकार अपनी कलाकृति को निहारता है। फिर वह खिड़की की तरफ गया। बाहर सुबह होने में अभी भी समय था। आसमान में अभी भी तारे चमक रहे थे। वह खिड़की से बाहर कूद गया और उसी रास्ते से जहां से आया था, स्कूल से बाहर निकल गया। वह अपनी जगह वापस चला गया, अपने कार्डबोर्ड के बिस्तर पर लेट गया और तुरंत गहरी नींद में सो गया। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। उसके सपनों में भी संख्याएं नाच रही थीं, लेकिन अब वे डरावनी नहीं लग रही थीं। अब वे दोस्तों की तरह लग रही थीं जो उसका स्वागत कर रहे थे। सुबह 8 बजे प्रोफेसर आदित्य शर्मा अपने हमेशा के समय पर स्कूल पहुंचे। वे आज भी गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कल का सवाल कोई हल नहीं कर पाया होगा। वे जानते थे कि यह असंभव था। उनके साथ स्कूल की प्रिंसिपल आरती भी थी, जो देखना चाहती थी कि क्या वाकई कोई छात्र इस असंभव चुनौती को पूरा कर पाया है। वे दोनों सुबह से ही इस बारे में बात कर रहे थे। आरती ने कहा था, आदित्य, मुझे लगता है कि तुमने बच्चों के साथ थोड़ा सख्त व्यवहार किया है। वे अभी सिर्फ स्कूल के छात्र हैं। लेकिन प्रोफेसर शर्मा ने जवाब दिया था, आरती, मैं चाहता हूं कि वे समझें कि गणित की दुनिया कितनी विस्तृत है, कितने रहस्य अभी भी छुपे हुए हैं। जैसे ही प्रोफेसर ने कक्षा का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उनके हाथ से फाइलें गिर गईं, उनकी आंखें फैल गईं और वे जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए। बोर्ड पर उनका सवाल हल हो चुका था। न सिर्फ हल हो चुका था, बल्कि ऐसे तरीके से हल हुआ था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रिंसिपल आरती भी अंदर आई और जब उन्होंने बोर्ड देखा तो वे भी हैरान रह गईं। ये क्या है आदित्य? किसी ने वाकई में? प्रोफेसर धीरे धीरे बोर्ड के पास गए। उनके हाथ कांप रहे थे। वे अपना चश्मा उतारकर साफ करते रहे और बार बार बोर्ड को देखते रहे। उनकी आंखें नम हो गईं। वे अपने 20 साल के अनुभव से जानते थे कि यह सिर्फ लकी गेस नहीं हो सकता। यहां हर स्टेप कैलकुलेटेड था, हर मेथड साइंटिफिक था, हर टेक्निक एडवांस लेवल की थी। प्रिंसिपल आरती ने फिर पूछा, आदित्य, क्या यह सही है? प्रोफेसर आदित्य शर्मा की आवाज में कंपन था जब उन्होंने जवाब दिया, आरती, यह ना सिर्फ सही है, बल्कि यह तो जीनियस का काम है। जो काम मैं 20 साल से कर रहा था, उसे किसी ने एक रात में पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, यहां रीमन हाइपोथेसिस के एडवांस कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। यहां कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हाई लेवल थ्योरम्स लागू किए गए हैं। यहां ऐसी टेक्निक्स हैं जो सिर्फ फील्ड्स मेडल विनर्स ही जानते हैं। प्रोफेसर ने बोर्ड पर लिखे हुए हर स्टेप को ध्यान से देखा। यहां ऐसे तरीके इस्तेमाल हुए थे जिन्हें सिर्फ एक सच्चा गणितज्ञ ही समझ सकता था। यहां कैलकुलस, अलजेब्रा और जियोमेट्री का इतना सुंदर मिश्रण था कि यह एक कलाकृति लग रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह काम किसी बच्चे ने किया था। हैंडराइटिंग देखकर साफ पता चल रहा था कि यह कोई प्रशिक्षित गणितज्ञ नहीं, बल्कि कोई बच्चा था, और वह भी ऐसा बच्चा जिसने शायद कभी स्कूल की शिक्षा भी नहीं ली थी। चौक पकड़ने का तरीका, लेटर्स बनाने का स्टाइल, सब कुछ इशारा कर रहा था कि यह किसी अनट्रेन्ड व्यक्ति का काम है। प्रोफेसर शर्मा को एहसास हुआ कि उन्होंने आज तक जो कुछ भी गणित के बारे में सोचा था वह गलत था। प्रतिभा कोई डिग्री या ट्रेनिंग की मोहताज नहीं होती। यह एक डिवाइन गिफ्ट है जो किसी को भी मिल सकती है। वे समझ गए कि जिसने भी यह काम किया है वह कोई साधारण इंसान नहीं है। यह एक मैथमेटिकल प्रोडिजी है, एक ऐसी प्रतिभा जो सेंचुरीज में एक बार पैदा होती है। प्रोफेसर ने तुरंत सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया। जल्दी से कल रात का सीसीटीवी फुटेज लाओ। मुझे पता करना है कि यह चमत्कार किसने किया है। इस स्टोरी को यहीं समाप्त करता हूं। यह एक लंबी कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब बच्चा अपनी प्रतिभा से दुनिया को हैरान कर देता है और अंततः अपने खोए हुए परिवार से मिल जाता है।